कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से कुछ नए वर्ड्स बात कर रहे हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई सवाल रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसका आंसर लेकर के हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार है। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ये बहुत ही जाना पहचाना आपको लगेगा, वाटरलू। वाटरलू शायद विदेश में कहीं पर कोई जगह है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख करके बताइए, मुझे भी बताइए, अपने मित्रों को भी बताइए, थोड़ी तो खोजबीन करिए। ऐसे आप इसमें से एक जानकारी रख सकते हैं कि लू इसका मतलब शौचालय होता है। ठीक है, क्या होता है? शौचालय। ये ध्यान रखिएगा, लू मतलब शौचालय होता है। इस पर एक कहानी है, कभी सुनाएंगे। वाटरलू नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ फाइनल डिफीट फॉर समबडी। क्या है? अ फाइनल डिफीट फॉर समबडी या एनी डिजास्ट्रस और डिसाइसिव डिफीट। मतलब है कि पूर्ण पराजय। इस अर्थ में हम वाटरलू शब्द का प्रयोग करते हैं। अ फाइनल डिफीट फॉर समबडी, एनी डिजास्ट्रस और डिसाइसिव डिफीट, इस अर्थ में वाटरलू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक ईडियम में ज्यादातर यूज होता है और वो जो है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, फिर उसके बाद ये मीट वंस वाटरलू। ठीक है, ये इसी तरीके से इस्तेमाल होता है और ये एक ईडियम है, उसी में वाटरलू है। वाटरलू का स्वतंत्र रूप से मीनिंग होता है अ फाइनल डिफीट फॉर समबडी, लेकिन इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मीट वंस वाटरलू। अब यहां पर वंस जो है, अगर आप ही लिखिए तो हीज लिखेंगे, सी लिखिए तो हर लिखेंगे, दे लिखेंगे तो देयर लिखेंगे। उस हिसाब से मीट देयर वाटरलू, मीट हिज वाटरलू, मीट हर वाटरलू, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है वाटरलू का नाउन की तरह यूज होता है, फाइनल डिफीट फॉर समबडी होता है, लेकिन इसको हम इसके साथ कंबाइन करके ईडियम के तौर पर ज्यादा तौर से यूज किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, डिफीट, रुइन, डाउनफॉल एंड ओवरथ्रो। क्या हो जाएगा? डिफीट, रुइन, डाउनफॉल एंड ओवरथ्रो। एंटोनिम की बात करें, विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट, विन एंड सक्सेस। क्या हो जाएगा? विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट, विन एंड सक्सेस एक अर्थ में वाटरलू के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, दिस वाज द पॉइंट एट व्हिच ही वाज टू मीट हिज वाटरलू। क्या है? दिस वाज द पॉइंट एट व्हिच ही वाज टू मीट हिज वाटरलू। अब यहां पर जो लू का मैंने मीनिंग बताया है ये भी आप ध्यान रखिएगा, और अगर शौचालय के लिए कोई दूसरा मीनिंग आपको पता है तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा कि शौचालय को इंग्लिश में और क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आज का वर्ड ऑफ द डे है वो है वाटरलू। वाटरलू का मतलब है अ फाइनल डिफीट फॉर समबडी, और आप उसको इस्तेमाल मैक्सिमम ऐसे किया जाता है, मीट वंस वाटरलू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला वर्ड। आज का जो पहला शब्द है वो है रिकम्पेंस। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। रिकम्पेंस का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समबडी एज अ पेमेंट और रिवॉर्ड फॉर देयर एफर्ट और लॉस। मतलब है कि कोई अगर कुछ एफर्ट लगाया है तो उसके रिवार्ड के तौर पर, या अगर किसी का कुछ लॉस हो गया है तो हर्जाना या फिर जुर्माना के तौर पर, भुगतान के तौर पर उसको करे। या एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे टू समवन फॉर वर्क दैट दे हैव डन, या फिर किसी काम के करने पर जो पैसा आप उसको देते हैं, उस अर्थ में हम रिकम्पेंस का प्रयोग करते हैं। इनाम देना, भरपाई करना, पुरस्कार या हर्जाना देना, ये इन अर्थ में रिकम्पेंस का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, कॉम्पनसेशन, रिइंबर्समेंट एंड इंडेमनिटी। क्या हो जाएगा? कॉम्पनसेशन, रिइंबर्समेंट एंड इंडेमनिटी एक अर्थ में रिकम्पेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पेनल्टी, डैमेज, डेट, फॉरफिट एंड लॉस। क्या हो जाएगा? पेनल्टी, डैमेज, डेट एंड फॉरफिट एंड लॉस एक अर्थ में रिकम्पेंस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो सेशन में पहला शब्द है वो है रिकम्पेंस, टू गिव समथिंग टू समवन एज अ पेमेंट और रिवॉर्ड फॉर देयर एफर्ट्स और लॉस, या फिर एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे टू समवन फॉर द वर्क दैट दे हैव डन। मतलब है इनाम देना, भरपाई करना, पुरस्कार, हर्जाना देना, इस अर्थ में हम रिकम्पेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा द गवर्नमेंट सीज्ड द लैंड विदाउट रिकम्पेंस टू द ओनर। क्या है? द गवर्नमेंट सीज्ड द लैंड विदाउट रिकम्पेंस टू द ओनर। चलिए अगला जो शब्द है वो है फंजिबल। फंजिबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ऑफ गुड्स और कमोडिटीज। ये गुड्स और कमोडिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रीली एक्सचेंजेबल फॉर
और रिप्लेसेबल बाय अनदर ऑफ लाइक नेचर और काइंड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ एन ऑब्लिगेशन, मतलब है परिवर्तनीय, विनिमय या परस्पर हम जिसको बदल सके, फंजिबल उसको कहते हैं बदलने लायक। सिनोनिम क्या है? एक्सचेंजेबल, रेप्लिकेबल, रिप्लेसेबल एंड स्विचेबल। क्या हो जाएगा? एक्सचेंजेबल, रिप्लेसेबल एंड स्विचेबल एक अर्थ में फंजिबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इनकम्यूटेबल, यूनिक और इररिप्लेसेबल। क्या हो जाएगा? इनकम्यूटेबल, यूनिक एंड इररिप्लेसेबल एक अर्थ में फंजिबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस सेशन में जो दूसरा शब्द है वो है फंजिबल, मतलब होता है गुड्स और कमोडिटीज के लिए है, फ्रीली एक्सचेंजेबल फॉर और रिप्लेसेबल बाय अनदर ऑफ लाइक नेचर और काइंड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ एन ऑब्लिगेशन, मतलब है जिसको हम अदला बदली कर सके, परस्पर बदलने योग्य हो, उसको हम फंजिबल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है क्रिप्टो करेंसी लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ मनी इज फंजिबल। क्या है? क्रिप्टो करेंसी लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ मनी इज फंजिबल। ठीक है, चले इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है रिकम्पेंस, टू गिव समथिंग टू समवन एज अ पेमेंट और रिवॉर्ड फॉर देयर एफर्ट्स और लॉस, या एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे टू समवन फॉर वर्क दैट दे हैव डन। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं इनाम देना, भरपाई करना, पुरस्कार या हर्जाना देना, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फंजिबल का प्रयोग करते हैं गुड्स और कमोडिटीज के लिए, फ्रीली एक्सचेंजेबल फॉर और रिप्लेसेबल बाय अनदर ऑफ लाइक नेचर और काइंड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ एन ऑब्लिगेशन, मतलब है परिवर्तनीय, विनिमय या जिसको हम परस्पर अदला बदली कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फंजिबल। चले अगला जो शब्द है वो है विस्टफुल। विस्टफुल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है थिंकिंग सैडली अबाउट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैव, और फीलिंग और शोइंग सैडनेस बिकॉज यू कांट हैव व्हाट यू वांट, मतलब है आपके पास जो होना चाहिए वो अगर आपके पास नहीं है, नहीं मिला, उस वजह से आप उदास हैं, चिंतातुर है। अविष्ट किसी वस्तु की प्राप्ति ना होने से जो आपके मन में उदासी है, चिंता है, उसके लिए हम विस्टफुल शब्द का प्रयोग करते हैं। थिंकिंग सैडली अबाउट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैव, मतलब है कि आप किसी ऐसे चीज को सोच करके दुखी हो रहे हैं जो आपके पास होना चाहिए बट उसकी प्राप्ति आपको हुई नहीं और है नहीं आपके पास, या फिर फीलिंग और शोइंग सैडनेस बिकॉज यू कांट हैव व्हाट यू वांट, इस अर्थ में हम विस्टफुल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी उदासी भरा, चिंतातुर, अविष्ट वस्तु की प्राप्ति ना होने से, इस अर्थ में हम विस्टफुल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिग्रेटफुल, यर्निंग एंड लॉन्गिंग। क्या हो जाएगा? रिग्रेटफुल, यर्निंग एंड लॉन्गिंग एक अर्थ में विस्टफुल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, चेयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल एंड कंटेंट। क्या हो जाएगा? चेयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल एंड कंटेंट। चूंकि हम उदास हैं तो उसके लिए चेयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल एंड कंटेंट एक अर्थ में विस्टफुल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है विस्टफुल, थिंकिंग सैडली अबाउट समथिंग that you would like to have or feeling or showing sadness because you can't have what you want, इस अर्थ में हम wistful का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She felt wistful as she looked at the old photographs। क्या है? She felt wistful as she looked at the old photographs। चलिए अगला जो शब्द है वो है entrepot। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। entrepot का मतलब होता है पोर्ट वेयर गुड्स फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैन बी स्टोर्ड विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटीज, मतलब है कि ऐसा पोर्ट आप उसको कह सकते हैं क्या कहते हैं, वाणिज्यिक केंद्र कह सकते हो, गोदाम कह सकते हो, मतलब है कि ऐसा पोर्ट जहां पर कि सामान स्टोर किया जाता है और आपको उसके लिए कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता है, विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी। एंट्रपो का मतलब होता है अ पोर्ट वेयर गुड्स फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैन बी स्टोर्ड विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटीज, मतलब है जहां पर आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता है और आप वहां पर अपनी चीजों को स्टोर कर सकते हैं वो बिजनेस पर्पस, उसके लिए हम कहते हैं एंट्रपो, मतलब है वाणिज्यिक केंद्र या गोदाम। अगर हम सिनोनिम की बात करें, कैसे, डिपोट एंड स्टोर हाउस। क्या हो जाएगा? कैसे, डिपोट एंड स्टोर हाउस एक अर्थ में एंट्रपो के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर एंटोनिम मुझे लगा नहीं है इसलिए मैंने यहां पर रहने दिया, अगर सेंस के हिसाब से वैसा आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ये गोडाउन है, आप उसको फाइनल डेस्टिनेशन रख सकते हैं, मार्केट प्लेस रख सकते हैं, वो गोडाउन नहीं है, यहाँ पर इसके अपोजिट में संदर्भ के हिसाब से आप जो है शब्द को चुन सकते हैं। तो एंट्रपो इस जगह पर आने वाला जो दूसरा शब्द है एंट्रपो, अ पोर्ट वेयर गुड्स फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैन बी स्टोर्ड विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटीज, मतलब है कि ऐसा प्लेस, ऐसा पोर्ट है जहां पर कि सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए स्टोर किया जाता है बट वहां पर कोई भी ड्यूटी देना नहीं पड़ता है, वाणिज्यिक केंद्र या गोदाम कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देख ले, हांगकांग हैज लॉन्ग बीन एन एंट्रपो बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। क्या है? हांगकांग हैज लॉन्ग बीन एन एंट्रपो बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। क्या है? एक बार फिर सुन लीजिए, हांगकांग हैज लॉन्ग बीन एन एंट्रपो बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। यहां पर जो दो शब्द है, पहला है विस्टफुल, थिंकिंग सैडली अबाउट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैव, और फीलिंग और शोइंग सैडनेस बिकॉज यू कांट हैव व्हाट यू वांट, मतलब है उदासी भरा,
चिंतातुर, और किस वजह से है, तो जो चीज आपकी इच्छा थी वो आपके पास नहीं है, आप नहीं पा सके, उसकी वजह से आप उदास हो। इस अर्थ में विस्टफुल का प्रयोग करते हैं। एंड एंट्रेपो मतलब है यहां पर अ पोर्ट वेयर गुड्स फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैन बी स्टोर्ड विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी वाणिज्यिक केंद्र या गोदाम के तौर पर, वहां पर ड्यूटी नहीं लगती है, आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सामान स्टोर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एंट्रोपो। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनोकुलेट। इनोकुलेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट अ पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम कैचिंग अ पर्टिकुलर डिजीज बाय इंजेक्टिंग देम विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज, मतलब है इंजेक्शन से, है ना, टीका लगाने के अर्थ में हम इनोकुलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम कभी कभी संदर्भ के हिसाब से रक्षा करने के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, बट बेसिकली इसका प्रयोग होता है टू प्रोटेक्ट अ पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम कैचिंग अ पर्टिकुलर डिजीज बाय इंजेक्टिंग देम विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज, मतलब है टीका लगाना, इस इंजेक्शन देना। इस अर्थ में हम इनोकुलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इम्यूनाइज, वैक्सीनेट एंड प्रोटेक्ट, है ना, इम्यूनाइज, वैक्सीनेट एंड प्रोटेक्ट, और इसके अपोजिट के तौर पर आप अपने मन से, मैं चाहता हूं ये इतना आसान है कि आप इसको कमेंट में आप लोग लिख के बताइए कि इसका एंटोनिम क्या होगा। अब मैं धीरे धीरे ना ऐसे करके छोड़ूंगा, कहीं पर जहां संदर्भ के हिसाब से अब टीका लगाना है, तो एक अर्थ क्या आया, इम्यूनाइज, वैक्सीनेट एंड प्रोटेक्ट, ये है। अब इसके अपोजिट में आप क्या लिख सकते हैं, आप कम से कम 2 एंटोनिम कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इनोकुलेट, टू प्रोटेक्ट अ पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम कैचिंग अ पर्टिकुलर डिजीज बाय इंजेक्टिंग देम विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज, मतलब है टीका लगाना, इंजेक्शन देना, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन इनोकुलेटेड अगेंस्ट मीजल्स, क्या है, द चिल्ड्रन हैव बीन इनोकुलेटेड अगेंस्ट मीजल्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन, टू स्टॉप इट, और टू डू और से समथिंग बिफोर समबडी एल्स डज, मतलब है रोकना, से पहले ही शुरू होना या स्थानांतरित करना। इस अर्थ में हम प्रीएम्प्ट का प्रयोग करते हैं, रोकना, से पहले ही शुरू होना या स्थानांतरित करना, इस 3 अर्थ में हम प्रीएम्प्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, थॉट, स्टॉप, हिंडर एंड इंपीड, क्या हो जाएगा, थॉट, स्टॉप, हिंडर एंड इंपीड एक अर्थ में प्रीएम्प्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, असिस्ट, एनकरेज एंड प्रमोट, क्या हो जाएगा, असिस्ट, एनकरेज एंड प्रमोट एक अर्थ में प्रीएम्प्ट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है प्रीएम्प्ट, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन टू स्टॉप इट, ये सीधा सीधा है कि रोकना, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन टू स्टॉप इट, मतलब है रोकना, या फिर कह रहा है टू डू और से समथिंग बिफोर समबडी एल्स डज, मतलब किसी से पहले ही शुरू हो जाना या शुरू कर देना, उस अर्थ में, और स्थानांतरित करने के अर्थ में भी हम प्रीएम्प्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, हर डिपार्चर प्रीएम्प्टेड एनी फर्दर क्वेश्चंस, क्या है, हर डिपार्चर प्रीएम्प्टेड एनी फर्दर क्वेश्चंस। यहां पर भी 2 शब्द है, इनोकुलेट पहला है टू प्रोटेक्ट अ पर्सन और एन एनिमल फ्रॉम कैचिंग अ पर्टिकुलर डिजीज बाय इंजेक्टिंग देम विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज, मतलब है टीका लगाना, सुई देने से। प्रीएम्प्ट दूसरा शब्द है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन, टू स्टॉप इट, या टू डू और से समथिंग बिफोर समबडी एल्स डज, यानी है रोकना या से पहले ही शुरू होना या स्थानांतरित करना, इस अर्थ में हम प्रीएम्प्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। चले अगला जो शब्द है वो है क्वियर। क्वियर एडजेक्टिव और वर्ब की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल और नॉट एक्सपेक्टेड, या फिर टू स्पॉइल और रूइन, 2 अर्थ में प्रयोग होता है, एक तो स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, नॉट एक्सपेक्टेड, दूसरा है टू स्पॉइल और रूइन एन अग्रीमेंट, इवेंट एंड सिचुएशन, इसको बर्बाद करने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। विचित्र, अजीब या असामान्य, ये पहला सेंस है, यहां तक का विचित्र, अजीब या असामान्य और गड़बड़ करना भी क्वियर शब्द का सेंस है, इस अर्थ में भी हम क्वियर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्पॉइल, डैमेज एंड इंपेयर, मैंने इस वाले को लिया है, इसके आधार पर सिनोनिम रखा है, तो क्वियर शब्द के सिनोनिम के तौर पर स्पॉइल, डैमेज एंड इंपेयर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, हेल्प, बूस्ट एंड इनहैंस, क्या हो जाएगा, हेल्प, बूस्ट एंड इनहैंस एक अर्थ में क्वियर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। ये दूसरे वाले सेंस के लिए, पहला जो सेंस है ये स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, नॉट एक्सपेक्टेड, इसके लिए मैंने यहां पर सिनोनिम एंटोनिम नहीं रखा है। तो इस बात को आप सब बंधु ध्यान रखिएगा कि किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। कई शब्द जो होते हैं एक से ज्यादा अर्थ के लिए आते हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर रखता हूं, तो उसमें कभी कभी जो होता है ना, पहले वाले अर्थ के संदर्भ के हिसाब से, ऐसा नहीं करिएगा कि अब मैंने इसका वाला लिखा है, आप इस सेंस में, सेंटेंस में दिया रहेगा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कहेगा और आप ये वाला लिख दीजिएगा, सर तो यही बोले थे। अब ये अपनी सूझबूझ है बॉस,
देखिए भाई, नकल करने के लिए भी अकल लगाना पड़ता है, अपनी समझदारी है। सड़क पर कहा बाएं तरफ चलना चाहिए, बाएं तरफ मेन होल का ढकनवा खुला हुआ, क्या करिएगा, घुस जाइएगा कि साइड से चलते हैं हम लोग। तो ये सेंस है अपना, अपनी सूझबूझ लगाइए भाई। 2-3 मीनिंग है, किसी एक के हिसाब से मेंटेनिम सिनोनिम्स रख पाएंगे ना यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है क्वेयर, मतलब होता है स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, नॉट एक्सपेक्टेड। दूसरा है टू स्पॉइल और रूइन एन एग्रीमेंट, इवेंट और सिचुएशन, यानी विचित्र, अजीब या असामान्य या गड़बड़ करना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She had queer expression on her face। क्या है? She had queer expression on her face। अब यहां पर जो एग्जाम्पल है वो इस सेंस का है कि विचित्र एक्सप्रेशन, she had queer expression on her face। चलिए अगला जो शब्द है वो है severity। severity ये सीवियर शब्द से बना है, नाउन की तरह प्रयोग होता है। सीरियसनेस कहेंगे द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी अनकाइंड और अनप्लीजेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पेनफुल और डिफिकल्ट एटसेट्रा, इस अर्थ में हम सेवरिटी का प्रयोग करते हैं। उग्रता, कठिनाई या कठोरता। सीवियर शब्द आपने सुना होगा, उसी से बना हुआ ये नाउन है। सीरियसनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी अनकाइंड और अनप्लेजेंट, या द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पेनफुल और डिफिकल्ट, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं इसका। सिनोनिम फटाफट देख लेते हैं। स्टर्ननेस, हार्शनेस एंड स्ट्रिक्टनेस। क्या हो जाएगा? स्टर्ननेस, हार्शनेस एंड स्ट्रिक्टनेस एक अर्थ में सेवरिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। और एंटोनिम की बात करें, लीनियंसी, जेंटलनेस एंड सॉफ्टनेस। क्या हो जाएगा? लीनियंसी, जेंटलनेस एंड सॉफ्टनेस एक अर्थ में सेवरिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है उसका सेंस है सीरियसनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी अनकाइंड और अनप्लीजेंट, या द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पेनफुल और डिफिकल्ट, इस अर्थ में हम सेवरिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। उग्रता, कठिनाई या कठोरता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट थिंक यू रियलाइज द सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। क्या है? यू डोंट थिंक, आई डोंट थिंक यू रियलाइज द सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कह रहा है कि आप जो है उसकी कठिनाई को नहीं समझ रहे हैं। आई डोंट थिंक यू रियलाइज द सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है क्वियर, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल और नॉट एक्सपेक्टेड, और दूसरा है टू स्पॉइल और रूइन एन एग्रीमेंट, इवेंट और सिचुएशन, मतलब है विचित्र, अजीब या असामान्य, पहला मीनिंग, और दूसरा गड़बड़ करना। दूसरा वर्ड है सेवरिटी। सीरियसनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी अनकाइंड और अनप्लेजेंट, या द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पेनफुल, डिफिकल्ट एटसेट्रा, इस अर्थ में हम सेवरिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है रिकंडाइट। रिकंडाइट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका फैक्ट और सब्जेक्ट ये करते हैं। लिटिल नोन अबाउट और अंडरस्टूड बाय पीपल, मतलब है तथ्य, विषय आदि, छुपा हुआ, गूढ़, गहन, कठिन या दुर्बोध, जो कि बहुत कठिन हो, बहुत कम लोगों को। लिटिल नोन अबाउट, इसके बारे में कम जानकारी हो। अंडरस्टूड और अंडरस्टूड बाय पीपल, लोगों को कम समझ में आता हो, मतलब क्या हो? छुपा हुआ हो, गूढ़ हो, गहन हो, कठिन हो, जिसको कि दुर्बोध, मतलब जिसको कि समझना मुश्किल हो, उस अर्थ में हम रिकंडाइट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, आर्केन, कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्सक्योर। क्या हो जाएगा? आर्केन, कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्सक्योर एक अर्थ में रिकंडाइट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सिंपल, फैमिलियर एंड सुपरफिशियल। क्या हो जाएगा? सिंपल, फैमिलियर एंड सुपरफिशियल एक अर्थ में रिकंडाइट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है इस पेज का वो है रिकंडाइट, यूज्ड अबाउट फैक्ट्स, सब्जेक्ट्स एटसेट्रा। लिटिल नोन अबाउट, मतलब जिसके बारे में कम जानकारी हो, और अंडरस्टूड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा कम समझा जाए। तो छुपा हुआ, गूढ़, गहन, कठिन, दुर्बोध, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैड टू वर्क from material that was both complex and recondite। क्या है? We had to work from material that was both complex and recondite। चले अगला जो शब्द है वो है well off। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और मुझे जैसा याद आ रहा है इस शब्द के एक फॉर्म को शायद मैंने एरर स्पॉटिंग एसएससी प्रीवियस ईयर में किसी दिन बताया था। well off का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और रिच, या फिर धनी, समृद्ध और खुशहाल, इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं आप। रिच के सिनोनिम के तौर पर इसको वेल ऑफ को प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर शायद बेटर ऑफ था जो कि इसका कंपैरेटिव डिग्री था, और शायद मैंने हिंट में बताया था कि ये वेल ऑफ का कंपैरेटिव डिग्री है, अगर आपको ध्यान हो तो। वेल ऑफ का मतलब है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, रिच यानी धनी, समृद्ध और खुशहाल के अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम यहां पर हमड्रम नहीं भाई, ये वाला तो इसका है नहीं, और अब मैं इसको बताने जा नहीं रहा हूं आप सबको। हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिवाइन, सबलाइम छोड़ दीजिए। अब आप सबका काम है, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि वेल ऑफ यानी कि रिच, इसके लिए आप कम से कम 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम कमेंट में, सभी लोग जो देखने वाले हैं, मैं सारे सब्सक्राइबर से कह रहा हूं कि आप इसका 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, इतना तो है लिख सकते हो आप, मुझे पता है, तो लिखिएगा जरूर। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग लिखते हैं। वेल ऑफ इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। मैं चाहूं तो अभी यहां पर लिख दूं, लेकिन नहीं, मैं रहने दे रहा हूं कि आप लिखो। देखते हैं कि आपको, और
खोज करके मत लिखना, कोशिश करना कि अपने तरफ से कि इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, क्या मैंने सेशन के दौरान जो शब्द पढ़ाए हैं उसमें वो है या नहीं है, या आपकी पढ़ी हुई जानकारी में है या नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखिए। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, रिच, धनी, समृद्ध और खुशहाल इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द सिटी इज वेल ऑफ फॉर पार्क्स एंड गार्डन्स। क्या है? द सिटी इज वेल ऑफ फॉर पार्क्स एंड गार्डन्स। इस पेज पर भी दो शब्द है, रिकंडाइट, ये फैक्ट्स और सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, लिटिल नोन अबाउट या और अंडरस्टूड बाय पीपल, मतलब है छिपा हुआ, गूढ़, गहन, कठिन और दुर्बोध, इस अर्थ में रिकंडाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वेल ऑफ, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, रिच यानी धनी, समृद्ध और खुशहाल, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं वेल ऑफ का। और जैसा मैंने कहा है, प्लीज आप सब कम से कम 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम वेल ऑफ का कमेंट में लिख करके बताइए जरूर। मैं सबसे कह रहा हूं ये बात, शर्माने की जरूरत नहीं है इसमें। और हैंड राइटिंग भी दिखता नहीं है कि आप लोग लिखते हैं, कैसे लिखें, वहां पे दिखेगा नहीं, वो टाइपिंग होके आता है। तो आपको जरूरत नहीं है शर्माने की, भाई सर हैंड राइटिंग देख लें गड़बड़ हो जाएगा। सबका हैंड राइटिंग देखे हैं हम। चलिए अगला जो शब्द है वो है एसेंचुएट। एसेंचुएट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एम्फसाइज समथिंग और मेक इट मोर नोटिसेबल, मतलब है जोड़ देना या अत्यधिक सुस्पष्ट कर देना, है ना, किसी चीज को जोड़ देना या उसको सुस्पष्ट कर देना, अंडरलाइन करने के सेंस में, हाईलाइट करने के सेंस में एसेंचुएट शब्द का प्रयोग करते हैं। टू एम्फसाइज समथिंग और मेक इट मोर नोटिसेबल। सिनोनिम की बात करें, पॉइंट अप, अंडरलाइन, अंडरस्कोर। क्या हो जाएगा? पॉइंट अप, अंडरलाइन, अंडरस्कोर एक अर्थ में एसेंचुएट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मिनिमाइज, प्ले डाउन एंड अंडरस्टेट। क्या हो जाएगा? मिनिमाइज, प्ले डाउन एंड अंडरस्टेट एक अर्थ में एसेंचुएट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है वो है एसेंचुएट, टू एम्फसाइज समथिंग और मेक इट मोर नोटिसेबल, मतलब है जोड़ देना या अत्यधिक सुस्पष्ट करना, इस अर्थ में हम एसेंचुएट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या क्या है? पॉइंट अप, अंडरलाइन एंड अंडरस्कोर। मुझे लगता है अंडरस्कोर मैंने पढ़ाया है, अंडरलाइन आप लोग जानते ही हैं। एंटोनिम होता है मिनिमाइज, प्ले डाउन एंड अंडरस्टेट, इसके एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। सी यूजेस मेकअप टू एसेंचुएट हर ब्यूटीफुल आईज। क्या है? सी यूजेस मेकअप टू एसेंचुएट हर ब्यूटीफुल आईज। चले अगला शब्द देखते हैं, फजी। फजी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट क्लियर इन शेप और साउंड और कंफ्यूज्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड क्लियरली, मतलब है अस्पष्ट और धुंधला, इस अर्थ में हम फजी का प्रयोग करते हैं। नॉट क्लियर इन शेप और साउंड और कंफ्यूज्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड क्लियरली, मतलब है धुंधला और अस्पष्ट। सिनोनिम देख लेते हैं, ब्लरी, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट। क्या है? ब्लरी, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट एक अर्थ में फजी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लियर, शार्प एंड डिस्टिंक्ट। क्या हो जाएगा? क्लियर, शार्प एंड डिस्टिंक्ट एक अर्थ में फजी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है फजी, नॉट क्लियर इन शेप और साउंड और कंफ्यूज्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड क्लियरली, मतलब है अस्पष्ट और धुंधला। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। The photo was a bit fuzzy, but I could just make out my mother on it. क्या है? The photo was a bit fuzzy, but I could just make out my mother on it. इस पेज पर भी दो शब्द है। एसेंचुएट का मतलब होता है to emphasize something और make it more noticeable, मतलब है जोड़ देना, अत्यधिक सुस्पष्ट करना, इस अर्थ में हम एसेंचुएट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है fuzzy, not clear in shape or sound और confused and not expressed clearly, यानी अस्पष्ट और धुंधला, इस अर्थ में हम फजी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है ओवर। ओवर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द कंप्लीट वर्क ऑफ राइटर, पेंटर और अदर आर्टिस्ट, मतलब है नहीं, उसका पूरा कलेक्शन जो होता है ना, संपूर्ण कार्य का कलेक्शन आप कह सकते हो, ठीक है, संपूर्ण कार्य संग्रह, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या है? द कंप्लीट वर्क ऑफ राइटर, पेंटर और अदर आर्टिस्ट। ओवर कहते हैं, ओवर कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है शुरू में। सिनोनिम की बात करें, वर्क, ओपस, कॉर्पस एंड पीस। क्या हो जाएगा? वर्क, ओपस, कॉर्पस एंड पीस एक अर्थ में इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम में चाहो तो सिंगल सिंगल रख सकते हो या फिर मिक्स्ड कोई कलेक्शन है उस शब्द को वहां पर रख सकते हो, ऐसा कुछ लगा नहीं इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से मैंने इसलिए रहने दिया। ओवर शब्द का प्रयोग, इस पेज का पहला शब्द नाउन की तरह प्रयोग होता है। द कंप्लीट वर्क ऑफ राइटर, पेंटर और अदर आर्टिस्ट, मतलब है संपूर्ण कार्य संग्रह किसी का भी हो, वो आर्टिस्ट हो, राइटर हो, पेंटर हो, उसके लिए हम ओवर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? वर्क, ओपस, कॉर्पस एंड पीस। एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम नॉट फेमिलियर विद हिज ओवर। क्या है? आई एम नॉट फेमिलियर विद हिज ओवर। चलिए अगला जो शब्द है वो है मेलिंगर। मेलिंगर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है प्रिटेंडेड टू बी इल इन ऑर्डर टू एस्केप ड्यूटी और वर्क। मेलिंगर का मतलब होता है प्रिटेंडेड टू बी इल इन ऑर्डर टू एस्केप ड्यूटी और वर्क, मतलब है जी चुराना, मतलब है कि आप
बहाना बना रहे हो, काम नहीं करना चाहते हो। जैसे अक्सर बच्चा करता है, आज बहुत ठंड है क्लास नहीं जाते हैं, आज थोड़ी गर्मी है क्लास नहीं जाते हैं, आज क्रिसमस है क्लास नहीं जाते हैं। वो नहीं, एक मीम चला था, उस चक्कर में जो भी हो जाए चल करते हैं। अरे गजब हो गया, अरे पढ़ ले मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेलिंगर का मतलब है प्रिटेंड टू बी इल इन ऑर्डर टू एस्केप ड्यूटी और वर्क, मतलब है जी चुराना। सिनोनिम की बात करें, फेन, सर्क, प्रिटेंड, डॉज, एक अर्थ में मेलिंगर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? फेन, सर्क, प्रिटेंड एंड डॉज एक अर्थ में मेलिंगर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस एंड एसिडुअस। डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस एंड एसिडुअस एक अर्थ में, चूंकि जी चुराना है तो मेहनत करने, एकदम भरपूर मेहनत करने वाला, उस अर्थ में हम एंटोनिम रख सकते हैं। तो डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस एंड एसिडुअस एक अर्थ में मेलिंगर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है मेलिंगर। प्रिटेंड टू बी इल इन ऑर्डर टू एस्केप ड्यूटी और वर्क, मतलब है जी चुराना। सिनोनिम क्या कहा? फेन, सर्क, प्रिटेंड एंड डॉस। एंटोनिम कहा डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस एंड एसिडुअस एक अर्थ में एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे मेलिंगर के। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। दे weren't sure if she was really ill or just malingering। क्या है? They weren't sure if she was really ill or just malingering। तो इस पेज पर दो शब्द, over the complete work of writer, painter or other artist, संपूर्ण कार्य संग्रह कह सकते हैं। मेलिंगर है pretend to be ill in order to escape duty or work, ये इस पेज का दूसरा शब्द है, मतलब है जी चुराना, मतलब बहाना बनाना, ये बीमार होने का कि भाई आपका काम ना करना पड़े, उस अर्थ में मेलिंगर शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है, वो है uncalled for। uncalled for का मतलब होता है, ये पर्सन्स के बिहेवियर के लिए है undesirable and unnecessary। क्या है? undesirable and unnecessary, यानी अनावश्यक। इस अर्थ में हम uncalled for इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। gratuitous, baseless and irrelevant। क्या हो जाएगा? gratuitous, baseless and irrelevant एक अर्थ में uncalled for के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, justified, relevant and warranted। क्या हो जाएगा? justified, relevant and warranted एक अर्थ में uncalled for के सिनोनिम के सिनोनिम नहीं, एंटोनिम के तौर पर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? gratuitous, baseless and irrelevant। एंटोनिम हो जाएगा justified, relevant and warranted। इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। इस पेज का पहला शब्द जो है वो फ्रेजल वर्ब है, ये पर्सन्स बिहेवियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। undesirable and unnecessary मतलब है अनावश्यक। एग्जांपल देख लेते हैं। there was no reason to make personal comments that was completely uncalled for। क्या कह रहा है? there was no reason to make personal comments that was completely uncalled for। तो यहां पर जो पहला फ्रेजल वर्ब है uncalled for, इसका मतलब होता है undesirable and unnecessary, और ये पर्सन्स बिहेवियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला जो है वो है सौरभ। ये भी एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है। सौरभ, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट और reinforce something, often to prevent it from फेलिंग और कोलैप्सिंग। अब देखिए, वो टेक लगाना नहीं कहते हैं, किसी को मजबूत बना, कोई चीज गिर रहा हो तो हम टेक लगा देते हैं, किसी चीज का बांस वगैरह से किसी से टेक देते हैं कि वो गिरे नहीं। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी टेक लगाना या मजबूत करना। ऐसे ये जो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इस अर्थ में होता है, ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट इस अर्थ में भी होता है, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकेंड स्ट्रक्चर बिल्डिंग एटसेट्रा उस अर्थ में भी होता है। मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, वहां पर भी मजबूत करने, टेक लगाने का अर्थ होगा तो सौरभ का प्रयोग कर सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट की बात होगी तो भी हम सौरभ का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग गिर रहा है तो भी टेक लगाने, मजबूत बनाने का अर्थ होगा तो हम सौरभ का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, सपोर्ट, बोल्स्टर, रीइंफोर्स। क्या हो जाएगा? सपोर्ट, बोल्स्टर, रीइंफोर्स एक अर्थ में सौरभ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अंडरमाइन, वीकन एंड इनोवेट। क्या हो जाएगा? अंडरमाइन, वीकन एंड इनोवेट। इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो भी एक फ्रेजल वर्ब है। सौरभ, टू सपोर्ट और रीइंफोर्स समथिंग, ऑफन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फेलिंग और कोलैप्सिंग। मतलब है कि ये मैंने कहा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट और किसी बिल्डिंग वगैरह को मजबूती प्रदान करने या गिरने से बचाने के लिए, उस अर्थ में हम सौरभ का प्रयोग करते हैं, टेक लगाना या मजबूत करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्लान विल इनेबल टू कंपनी टू सोर अप इट नहीं, इट्स, यहां पर क्या हो जाएगा? सोर अप इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कह रहा है? द प्लान विल इनेबल हिज कंपनी टू सोर अप इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहां पर भी दो शब्द है इस पेज पर, दोनों के दोनों फ्रेजल वर्ब है। पहला है अनकॉल्ड फॉर, मतलब ये पर्सन्स बिहेवियर के लिए होता है, अनडिजायरेबल एंड अननेसेसरी। दूसरा सौरभ है, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट और रीइंफोर्स समथिंग, ऑफन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फेलिंग और कोलैप्सिंग, यानी टेक लगाना और मजबूत बनाना। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर हो गई सेशन की समाप्ति, लेकिन फिर से दो बोनस है, दो इडियम है। पहला है बियर द ब्रंट। आपने इसको पढ़ रखा है, पहले से भी
मेरे इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले एपिसोड में, जहां पर 45 एपिसोड, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में है वो। इसका मतलब होता है टू सफर द वर्स्ट और मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मतलब है खामियाजा भुगतना या प्रभाव झेलना। क्या है बियर द ब्रंट कहने का मतलब है टू सफर द वर्स्ट और मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक। ये सिचुएशन यहां से हटा भी सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक है उसके मेन पार्ट को झेलना, सफर द वर्स्ट है ना, बदतर झेलने के अर्थ में उसका प्रभाव झेलना, खामियाजा भुगतना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं बियर द ब्रंट का। एग्जांपल देख लें, इट वाज द सेक्रेटरी हु हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ द डॉक्टर्स एंगर। क्या है, इट वाज द सेक्रेटरी हु हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ डॉक्टर्स एंगर। यहां पर जो दूसरा इडियम है वो है कूल कस्टमर। क्या है, कूल कस्टमर, ये भी एक इडियम की तरह प्रयोग होता है। समवन हु स्टेज काम एंड डज नॉट शो देयर इमोशंस इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। समवन हु स्टेज काम एंड डज नॉट शो देयर इमोशंस इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब ऐसा कोई इंसान जो बहुत धैर्यवान हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पूरा संयम रखे, मतलब है शांत और संयमी व्यक्ति। इस अर्थ में हम कूल कस्टमर का प्रयोग करते हैं। क्या है, समवन हु स्टेज काम एंड डज नॉट शो देयर इमोशन इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी है शांत और संयमी व्यक्ति। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू हैव ऑलवेज बीन अ कूल कस्टमर इन फ्रंट ऑफ कैमरास। क्या है, यू हैव ऑलवेज बीन अ कूल कस्टमर इन फ्रंट ऑफ कैमरास। तो यहां पर दो इडियम, पहला है बियर द ब्रंट, टू सफर द वर्स्ट और मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक, यानी खामियाजा भुगतना, प्रभाव झेलना, इस अर्थ में हम बियर द ब्रंट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कूल कस्टमर, समवन हु स्टेज काम एंड डज नॉट शो देयर इमोशंस इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी शांत और संयमी व्यक्ति, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं कूल कस्टमर का। उम्मीद है कि आज के सेशन में कुल 16, एक वर्ड ऑफ द डे 17 और 2 इडियम, टोटल 19 वर्ड और वर्ड्स आपके सामने रखे गए। सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए यहां पर मिला आपको, आप बोर नहीं हुए और ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।